ऑन ब्रो। याद है हम लोगों की एक क्लास हुई थी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। कुछ कुछ याद आ रहा है? इम्पेयरमेंट ऑफ सर एसेट क्या ट्वेंटी होता थ्री था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 खत्म हो गया। हाँ जी मैडम, 23 तो हो गया था पहले काफी। सर ये ठीक कब है, खत्म हुआ? काफी टाइम हो गया बच्चे। 23 के बाद तो हमने कोई और भी कर लिया होगा शायद से, या एक ही क्लास में हो गया था 23 तो। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉल होती थी मैंने आपको बताया था अनसिस्टमैटिक है। ठीक है, बहुत जरा सा बचा हुआ है, बस सुन लेना, कनेक्ट कर लेना, हो जाएगा अभी। जैसे एक छोटी सी बात, मतलब इम्पेयरमेंट किस किस की होती है, पीपी या फिर इंटेंजिबल। आपको याद है, एक होता था बुक वैल्यू। मान लो 100 रुपए है, फिर हम निकालते थे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों की होती थी। एक होती थी वैल्यू इन यूज, कि फ्यूचर के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नेट करके। और अगला क्या होता था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। सपोज करो वैल्यू इन यूज है 10 और ये 250, तो विच एवर इज हायर, तो ये होता था रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि आपका जो एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 100, और जिसका वो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 250। तो आप मुझे बताइए, क्या ये इम्पेयरमेंट हुआ है, नहीं हुआ? कम ऑन, नहीं हुआ। रिकवरेबल मतलब भाई 250 रुपए की वर्थ है मार्केट में, तो फॉल तो है ही नहीं। तो क्या कुछ इम्पेयरमेंट लॉस है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि वैल्यू इन यूज 10 और ये 40, तो हायर लेता 40 एंड इट विल बी कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यू। तो कितने रुपए वैल्यू गिर गई? 60 रुपए वैल्यू गिरी। दैट्स कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ भेज देता था? पीएनएल में, सिंपल सी बात है। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पीएनएल में भेजते हो अगर फ्यूचर में वैल्यू बढ़ गई, तो सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होगा, पहले पीएनएल सही करा जाएगा और उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। ध्यान है आपको? ये सारी बातें हमने करी थी। अब मेरी एक बात समझिएगा, मैं आपके साथ नई बात ही कर रहूंगा। ठीक है जी। एक हेड, अभी इसके नोट्स बनाए थे हमने, क्या करा था, इसी के अंदर ही था ना टेक्निकली। ठीक है, मेरे को आपको वो इंडिकेटर्स तो बताने, बट पहले मैं आपको अच्छी बातें ही बताता हूँ, फिर थ्योरेटिकली एंड में देखेंगे। हमारा जो बच गया था उसे बोला जाता है कैश जेनरेटिंग यूनिट। ये सब आपको आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश जेनरेटिंग यूनिट, इसको शॉर्ट में बच्चे सीजीयू भी बोला जाता है। ठीक है, तो अपने रजिस्टर में लिख सकते हो, नहीं तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझोगे तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। देखो, हर एसेट का ना बच्चे, ये ना निकालना कि ये इतने का बिक जाएगा या इसका इतना वैल्यू इन यूज है, ये ना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब समझ रहे हो? कुछ चीजें तो होती है जिसकी मार्केट में सीधी वैल्यू लग सकती, लेकिन कुछ चीजें होती है कि मेरे बिजनेस में यूज तो हो रही है, पर मैं ये कैसे निकालूं कि मुझे उससे कितने का बेनिफिट मिलेगा। आई मीन टू से वैल्यू इन यूज। देखो कितने हजारों एसेट्स होते हैं, क्या मैं सबका रिकवरेबल अमाउंट निकालना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर से मुझे कितने कैश इनफ्लोज हो रहे होंगे, ये पता लग पाएगा? नहीं। तो बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल एसेट, ये अलग अलग एसेट है, इसका इंडिविजुअली मैं नहीं निकाल पा रहा कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, बट एज अ होल ये जिस फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हैं या जो ग्रुप ऑफ एसेट के अंदर यूज होता है, उसका मार्केट वैल्यू निकल सकता है। तो उस ग्रुप ऑफ एसेट्स को कैश जनरेटिंग यूनिट बोला जाता है। वो कैश जनरेटिंग यूनिट कितना ही बड़ा एंटिटी हो सकता है। ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है कि भाई मैं ये एसेट को इंडिविजुअली निकाल पा रहा, बट ये बंच ऑफ एसेट के साथ मैं कह सकता हूं इन बंच ऑफ एसेट से मुझे ये कैश आ रहा है। तो जो बंच ऑफ एसेट है ना, उसको क्या बोला जाता है? कैश जनरेटिंग यूनिट। आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा? अरे भाई ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज होती है, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि व्हाट इज कैश जनरेटिंग। यू कैन से कि ऐसा हो सकता है कि सपोज करो एक कैश जनरेटिंग यूनिट 1 है, CGU 1, और इसके अंदर कितने एसेट हैं? A B C D E।
तो ये अलग से मैं इनकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाता, बट एज अ होल इसको पूरे को क्या बोला जाता है, सीजीओ, उसकी मार्केट वैल्यू में निकाल। ठीक है बच्चे, एंड इट हैपेंस, बहुत ही नॉर्मल बात है। एक बात बताओ, तुम्हारे धंधे के अंदर अगर गुडविल है, तुम कैसे निकालोगे? गुडविल तुमने परचेज करी थी, तुमने महंगा खरीदा था, बुक्स में गुडविल आ गई, गुडविल कितना कैश फ्लो दे रही है तुम्हें, गुडविल की क्या कैसे करोगे? वो गुडविल जिस एसेट के लिए यूज हो रही है, भाई मैं शर्ट भी बनाता हूँ, फर्नीचर भी बनाता हूँ, लैपटॉप भी बनाता हूँ, कैमरा भी बनाता हूँ, तो वो जो मैंने खरीदा था वो लैपटॉप वाले बिजनेस के लिए, तो पूरा लैपटॉप का बिजनेस भी सीजीयू हो सकता है। आप समझ रहे हो? ऐसे हेड ऑफिस, मेरा हेड ऑफिस है 100 करोड़ का है, तो व्हाट इज दी, चलो मैं मार्केट वैल्यू निकाल गया, ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू इन यूज? हेड ऑफिस तो कुछ बेच ही नहीं रहा, बेच तो दुकानें रही है, तो क्या मैं उसे सेपरेटली एलोकेट कर पाऊंगा? क्या वो केपेबल है वो हेड ऑफिस होना? नहीं। अगर वो नहीं है, सो इट विल बी क्लब्ड इन अ सीजीयू विच इज मोर प्रॉक्सिमेट टू द लॉजिक, कि भाई ये सारे हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस एक जगह पर आ, और ये हमारी कोई बेस्ट जजमेंट नहीं लगनी। वी आर नॉट प्रोफेशनल ऑफ दैट कि मैं आपको ये बताऊं ये कहां से लिंक हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली आइए अब पढ़ते हैं। आपको कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब समझ आना चाहिए, पहली 3 लाइनें पढ़ना बच्चे। CGU comprise of group of assets that generates cash inflows and outflows, which is independent of other group of assets. तो बेसिकली अगर ये एक सीजीयू है, तो भाई बाकी सीजीयू से अलग है ना ये, वो चीज है। ठीक है बच्चे, अगला पैराग्राफ पढ़िएगा। आप सीजीयू का मतलब से इतना समझो, इट इज ग्रुप ऑफ एसेट्स। ठीक है, सीजीयू क्या है? एक एसेट नहीं होता भाई, हजारों एसेट। ठीक है, अब वो कह रहा है उस हजारों एसेट में से कोई एक चीज इंपेयर हो रही है, तो नहीं कर सकता, मेरे को सीजीयू को ही देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। इस पे डिटेल्ड बात होगी अभी, एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें, बट आपको एक आइडिया लगा सीजीयू वर्ड से, कंफर्ट आया? क्लियर है बच्चे? उसके बाद अब ये सब तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अब एक बार ये पढ़ते हैं, इफ एन इंडिविजुअल एसेट, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, विद इन अ सीजीयू, जैसे सपोज करो बच्चे, एक सीजीयू है, कैश जनरेटिंग यूनिट, और एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3। सो कैन आई से दीज आर इंडिविजुअल एसेट इन दिस सीजीयू? और वो ये कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल एसेट है ना, इज इम्पेयर्ड। मान लो इनमें से कोई एक एसेट की वैल्यू 0, ठीक है, मेरी बुक्स में कितने का है, 100 का, सर जी 0 हो गई वैल्यू, बट सीजीयू एज अ होल इज नॉट इम्पेयर्ड। मतलब जब मैं इन तीनों का टोटल कर रहा हूं, तो चाहे बुक वैल्यू अगर 1000 है, पर मार्केट वैल्यू आज भी 1500 है, तो क्या ओवरऑल सीजीयू की वैल्यू गिरी है? नहीं गिरी। तो क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन सच इंडिविजुअल एसेट। भाई देखो, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं, मैं इसकी पहले बुक वैल्यू लिखता हूँ, 10 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, तो ओवरऑल सीजीयू की बुक वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 40। नाउ आई एम राइटिंग द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 50, 60, nil. What is the market value of the whole CGU? So is it impaired? No. Although the individual asset is impaired, but total लेवल पे अगर वैल्यू नहीं गिरी, तो मैं इंडिविजुअल एसेट को impaired नहीं कर, टोटालिटी में देख। क्लियर है जी? ये जो एग्जाम्पल है बच्चों वाले एग्जाम्पल है, हम आएंगे इस पे, पर मेरे दिमाग में जो चीज है पहले वो बोलूंगा, इस पर भी मेरे को बात करनी होगी, कर लूंगा। चलो अब गुडविल, सबसे बढ़िया बात पहले करते हैं गुडविल की बात। भाई गुडविल के बारे में क्या लिखा है आराम, अच्छा, क्या गुडविल की वैल्यू अगर गिरी, डज इट कॉल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट? यस।
बिल्कुल। ठीक है, पर गुडविल के बारे में समझते हैं एक बार क्या चीज है। तो आप एक बार इसको रीड करना बच्चे। जनरल पढ़ना बस। ऐसे अगर बोलूं, क्या गुडविल इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करता है? नहीं करता। देयरफॉर द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द गुडविल एज एन इंडिविजुअल एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन। मैं नहीं पता कर सकता इसकी क्या मार्केट वैल्यू, क्या वैल्यू इन यूज। एज अ कॉन्सिक्वेंस इफ देर इज एन इंडिकेशन दैट गुडविल में बी इम्पेयर्ड, और मुझे लग रहा है कि मेरी गुडविल कम हुई है, तो मैं क्या करूं, मुझे रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। इज डिटरमिन्ड फॉर द सीजीयू टू विच गुडविल बिलोंग्स। गुडविल की वैल्यू गिरी, पर कौन से बिजनेस की गुडविल गिरी, तो उसको अगर मैं एज अ होल सीजीयू मान लूं, तो मैं उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला। क्लियर है बच्चे? अब आप सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट होगी, ये आप जब लिखेंगे भी। गुडविल दो प्रकार की हो सकती। कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, क्या आप गुडविल को एलोकेट कर पा रहे हो, या आप गुडविल को एलोकेट नहीं कर पा रहे। सर जी मतलब, अरे छोड़ो ना एक बार, क्या मतलब है। ले दे के गुडविल कैन बी एलोकेटेड, कैन नॉट बी एलोकेटेड। इफ इट कैन बी एलोकेटेड, तो मेरे को कौन सा टेस्ट करना है? बॉटम अप। पता नहीं क्या होता है ये, बस आपको याद करना है। इफ इट कैन बी एलोकेटेड तो बॉटम अप, इफ इट कैन नॉट बी तो बॉटम एंड टॉप डाउन। कैन बी एलोकेटेड में एक ही टेस्ट है, कैन नॉट बी में बॉटम तो होना ही होना है। बॉटम तो है ही, टॉप डाउन वाला एक और अलग से। मतलब सर, बेटे मतलब तो तब समझ आएगा जब हम पूरे लॉजिक लगाएंगे बात। अब आप देखिएगा मैं क्या लॉजिक्स लगाऊं। ऐसे लिखा हुआ बहुत सारी बातें आपको लगेंगी ऐसे क्या चल रहा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा। एट द एंड ऑफ 2020, तो आप मान के चलिए साल कौन सा बच्चे, 2020। एंटरप्राइज एम एक्वायर्ड 100% ऑफ एंटरप्राइज जेड। एक कंपनी है एम, उसने किसको खरीद लिया बच्चे? क्या आप बता सकते कितने का? तो आपकी इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इसको पीसी बोलते हैं, इतना तो आप जिंदगी में डेवलप हो चुके हो। एक धंधा खरीद के ले आया मैं 3,000 लाख का, और ये जिसको खरीद के लाए हो वो क्या है, इसके पास कितने सीजीयू थे? ABC, विद अ नेट फेयर वैल्यू ऑफ 1200, 800 और 400। यानी कि आप कह सकते हैं कि ABC की जो वैल्यू है वो ये है। क्या तीनों मिला के बता सकते हैं आप कितनी बन रही है? 2400। यानी कि आई हैव प्रोक्योर्ड ABC फॉर 2400, बट हाउ मच आई हैव पेड? 3,000। व्हाट इज द एक्सेस? दैट्स गुडविल। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिखा है कि 1200 का ये है, 800 का ये, 400 का ये है, गुडविल हो गया था। जितना भी ज्यादा पे करते हो वो गुडविल होती। ठीक है, तो लिखा हुआ है एम रिकॉग्नाइजेस गुडविल ऑफ 600 lakhs। हाउ? थ्रू दिस एंड दिस दैट रिलेट्स टू। आप जेड हो, आपको अगर मैंने खरीद लिया, तो मेरी बुक्स में आपका सीजीयू कितने का आ जाएगा? 1200 का लाया हूँ, 800 का लाया हूँ, 400 का लाया हूँ, और 600 की गुडविल आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? आगे समझिए। एट द एंड ऑफ 2024, ओ माय गॉड, आप सोच के देखिए, ये 2020 था, 2021, 2022, 2023, 2024, 4 साल बीत चुके। बीत चुके हैं ना, मानते हैं ना आप इस बात को? ए मेक सिग्निफिकेंट लॉसेस। अब पहले समझते हैं ए कौन है। ये है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि नीचे आपको बार बार होना करना पड़े। तो ए जिसको मैंने खरीदा था 1200 में, पता नहीं 4 साल बाद उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन उसमें लॉसेस हो रहे हैं, एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1350। रिकवरेबल अमाउंट बोले तो ये एक सीजीयू है, और इसको अगर मैं बेच दूंगा तो कितने मिल जाएंगे? 1350। इंपेयरमेंट के लिए रिकवरेबल अमाउंट ही देखा जाता है ना, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो बुक वैल्यू है ये कौन से दिन की है, और मार्केट वैल्यू ये वाली ए की कौन से दिन की है?
तो मुझे 2024 की बुक वैल्यू चाहिए ना भैया। यही लिखा हो बच्चे, कैरिंग अमाउंट गिवन है, डोंट वरी, कैरिंग अमाउंट गिवन। ए की कैरिंग अमाउंट, बी की, सी की, डी की, टोटल गिवन है। यानी कि जिस भी दिन का मुझे रिकवरेबल अमाउंट दिया है, 31 मार्च 2024 का, तो मुझे ऐसे दिया हुआ है ये बुक वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप मुझे बताइए कि आपको बात क्लियर है? ठीक है। अब मैंने यहाँ जो लिखा है ना, आप उसी पे फोकस करोगे, कॉन्सेप्ट हो जाए। सर हमें तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही सर, ए की बुक वैल्यू कितनी है बच्चे, और ए का रिकवरेबल अमाउंट कितना था? हमें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वैल्यू तो बढ़ी हुई है। पर बच्चे, अब डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन बोलेगा गुडविल कैन बी एलोकेटेड या कैन नॉट बी एलोकेटेड। आप जब एक गुडविल, आप अगर यूनिट ए को देख रहे हो ना, तो आपको यूनिट ए के अंदर ना इस गुडविल का कुछ हिस्सा घुसाना पड़ेगा टू चेक इम्पैक्ट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको 1300 दिख रहा है, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन मुझे 1300 नहीं दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि ये जो गुडविल है, इसमें इसका जो हिस्सा है वो उसको जोड़ दिया जाए। ये जो गुडविल है सेपरेटली, गुडविल 600 की तब थी जब मैंने खरीदी थी। मैं 4 साल बाद वैल्यूएशंस कर रहा हूं, उस दिन गुडविल मेरे को गिवन है 120। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आपने खरीदा था, तो उसी दिन के हिसाब से भी एलोकेट कर दो। क्या आपको 50% नहीं दिख रहा? क्यों? क्योंकि टोटल कितना था, 2400। ये 1250 इसका हो गया, 50%। तो पहले दिन भी आप 600 के अंदर, ये 300 इसका था। पर आज के दिन में इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं कर रहा ना, मैं किस दिन टेस्ट कर रहा हूं? 2024 के एंड पे। तो मेरे पास जो अगर ये गुडविल नहीं होती मैं नहीं लेता। मैं इस 120 का 50% ऐड कर दूंगा इन माई CGUA। CGUA की जो बुक वैल्यू है 1300 गिवन है, आई विल से +60। पहले बताइए, ये बात क्लियर हुई आपको? क्योंकि जब आप किसी चीज को रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, तो उस एसेट की बुक वैल्यू के साथ साथ जो गुडविल उस एसेट से रिलेटेड है, वो भी उस एसेट के अंदर घुसा देते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है बच्चे। 120, आप मुझे बताओ कितना परसेंट बनता था इसका? इसके पास 50% हिस्सा जाना चाहिए। तो 50% किसका? 120 का, +6। इसका मतलब आपकी जो बुक वैल्यू है वो कितने की है? व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? सो देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस, इतने रुपए का। अब सवाल ये, वो इम्पेयरमेंट लॉस मेरी इस 1300 को खाएगा या 60 को खाएगा? 10 रुपए खाने हैं ना उसने। क्या एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस में? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होता है, टू एसेट करता हूं। एसेट के अंदर सीजीयू पता है मुझे, तो एक तो सीजीयू पता है, गुडविल पता है, तो पहले खाएगा ये गुडविल को। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू गुडविल, क्योंकि वो एसेट से पहले गुडविल खड़ी हुई है, कह रही है कि खत्म करना है तो पहले मुझे करो। एसेट पे बाद में जाना, एसेट की बुक वैल्यू पे बाद में जाना, खत्म करना है तो पहले गुडविल को करो। यही आपको दिखेगा, और यही पूरी कहानी। अब क्या है, सिनेरियो 1 क्या था, गुडविल कैन बी एलोकेटेड। इफ इट कैन बी एलोकेटेड, तो इन्होंने वही कर रखा है 1300। देखो क्या दिया हुआ है, 1300, 1200, 800 था। 120 की गुडविल मैंने बांट दी एक रेशियो में, 1360 हो गया। ठीक है। 1360 बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट 1350, लॉस कितने का? 10। और इसका मतलब M recognize impairment loss of 10 lakh. The impairment loss is fully allocated to in accordance with para 87। समझ आ गया आपको? कुछ नहीं करा। 3 CGU थे, उसकी बुक वैल्यू थी। मैं कह रहा हूँ आज मार्केट वैल्यू चाहिए, मैंने कहा भाई मार्केट वैल्यू करता रही हूँ।
पहले इनसे जो गुडविल थी ना, जब हमने इनको खरीदा था, तो गुडविल भी उस रेशियो में मैंने डिवाइड, यानी कि मैंने इनकी बुक वैल्यू तो मुझे गिवन ही थी, बस इसमें मैंने जो गुडविल है उसको प्रोपोर्शनली घुसा दिया, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर दिया। अब मान लो अगर रिकवरेबल अमाउंट 1400 होता, क्या मैं कुछ करता? नहीं करता। जब लॉस ही नहीं हो रहा तो क्या करूं? बताइए साहब, क्लियर है? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यू नेवर नो कि ऐसे ही बनकर आ जाए, तो हमें समझना होता है। अब दूसरी बात ये है, सिनेरियो नंबर बी काफी कहानी सेम होगी, बट वो क्या कह रहे हैं, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। मतलब सर जी, अभी जो आपने कॉन्फिडेंटली 120 को बिछा दिया ना तीनों में, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें नहीं पता कि वो गुडविल एक्चुअल किसको बिलोंग करती है। क्यों नहीं पता? होंगे भाई कोई कारण। तो दो केस बनते हैं, या तो कैन बी एलोकेटेड, वो तो आसान है, बिछा दिया, कंपेयर कर दिया, इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर नहीं है तो वो क्या बोल रहे थे, देखना, देर इज नो रीजनेबल वे टू एलोकेट द गुडविल दैट अरोज ऑन एक्विजिशन ऑफ जेड। एट द एंड ऑफ 24 जेड रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू, मैं थोड़ा धीरे पढ़ता हूँ, देर इज नो रीजनेबल वे टू एलोकेट द गुडविल। तो भाई अगर मैं ऐसे बात करूं, क्या आप ये पहले बुक वैल्यू पे कन्विंस हो रहे हो? ये तो गिवन ही था डेटा। और क्या ये गुडविल को मैं एलोकेट कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ने एक डेटा और दे दिया, जेड रिकवरेबल। भाई पूरा का पूरा जेड का रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी 3400। यानी कि ये पूरे के पूरे सबका मिला के, देखो बुक वैल्यू तो ये है, और ये वैल्यू दे दी, ऊपर वाले में ये नहीं दिया, तीनों का मिला के रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। पहले बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? कैन नॉट बी एलोकेटेड में अगर ये दिया हुआ, सिर्फ इतना ही समझ लो, मैं नहीं कर सकता एलोकेट, सिर्फ मैंने इतना ही डाला, नहीं पता मुझे और क्या करना है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते। बट ये जो एम है ना, जो कंपनी थी, ये पहले क्या अप्लाई करेगी, बॉटम अप टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद, इट कंपेयर्स एज रिकवरेबल अमाउंट टू कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग गुडविल। बॉटम अप होता है कि मैं एसेट वाइज तो देखूंगा, ठीक है, तो कह रहा है एलोकेट नहीं हुआ ना, यानी कि मैं 60 रुपए नहीं जोड़ सकता ना, कंपेयर तो कर सकता हूं, बॉटम टेस्ट होता ही यही है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ था बच्चे, ए का बुक वैल्यू क्या दी हुई थी, और इसकी रिकवरेबल अमाउंट, तो क्या कोई इंपेयरमेंट है? नहीं। बॉटम अप टेस्ट क्या होता है, जो मेरे को एक एसेट का दिया हुआ डिटेल, इंडिविजुअल उस सीजीयू या उस एसेट को कंपेयर, ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने बॉटम अप टेस्ट लगाया, और हम इस कंक्लूजन पे आए दैट देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बॉटम अप टेस्ट। यहां तक क्लियर है? सिंस गुड, फिर से मैं जो लिखा है मैं वैसे बोल रहा हूं, सिंस गुडविल कुड नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस एंड कंसिस्टेंट बेसिस, तो एम शुड ऑल्सो परफॉर्म कौन सा टेस्ट, टॉप डाउन। अब भाई बात ही हो है, ये टॉप डाउन क्या होता है? It compares the carrying value of Z as a whole to the recoverable amount। मतलब सर, मतलब ये कि वो बॉटम अप क्या होता है, इंडिविजुअल देखना, टॉप डाउन क्या होता है, टोटल लेवल देखना। टॉप डाउन क्या होता है, टोटल लेवल देखना। तो आइए दोबारा से लिखते हैं, ए बी सी और गुडविल 3420 लिख दिया, ये तो गिवन ही था, ठीक है जी। ये 3420 दिया था ना बच्चे, ध्यान से देखना थोड़ा। और जब मैंने बॉटम अप लगाया, क्या मैंने किसी की वैल्यू कम करी? नहीं करी। तो इसका मतलब बॉटम अप लगाने के बाद सेम ही वैल्यू आ गई, यही आ गई सेम। अब मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, टॉप डाउन, ठीक है। तो एक बार क्या लिखा है वैसे, आफ्टर बॉटम अप टेस्ट। अब आप मुझे बताइए, ये आ गया मेरा
व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? सीधा सीधा क्या लिखूंगा, टोटल लेवल पे। टॉप डाउन में क्या होता है, टोटल लेवल पे कंपेयर करा जाता है। और आप मुझे बताइए क्या वैल्यू गिर गई, कितने रुपए से? और अगर 20 रुपए गिर गई तो इन एसेट से पहले कौन खड़ा होगा? और गुडविल को गिरा दीजिए। M recognize an impairment loss of 20 lakh that it allocates fully to goodwill in accordance with para। अब आप बोलो सर उसके बाद अगर होता तो मैं इसी रेशियो में कर देता कि वहां पे कोई डेटा ना होता। हाँ करो, ये गिवन, ये जो डेटा था ये हमें गिवन। देखो तुमने क्या करा है, मैं तो बोलूं, अगर गुडविल एलोकेट हो जाती तो कौन सा टेस्ट लगा था, बॉटम अप। मतलब तीनों सीजीयू का तो है ही, वो जो गुडविल है मैंने कहा हाँ भाई बिच जाए इसमें जिस जिसमें, फिर मैंने कंपेयर कर लिया, अगर लॉस आ गया तो मैंने राइट ऑफ कर दिया और गुडविल हमेशा आ गया। अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो रही तो ए बी सी गुडविल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। पहले मैंने बॉटम लगाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया, और एक बार के लिए बॉटम रहने भी दो। बॉटम अप तो मैं लगा, जब गुडविल एलोकेट ही नहीं हो रही तो लगाना ही नहीं वैसे तो अब मेरे को क्या करना है, टॉप डाउन। टॉप डाउन में तो टोटल वाले कॉलम को देखना है। 3400, और क्या, सॉरी बुक वैल्यू थी 3420 और टोटल ही कितना था 3420 की वैल्यू गिरी भाई, गुडविल को खत्म करूंगा मैं 20 की। क्लियर है? ये सारी बातें अगर इधर लिखी रहती हैं तो ही आपको पता लगता है, नहीं तो फ्लो सही से नहीं बना होगा। इसलिए ये चीजों को इसलिए मैंने वहां पे लिख रही। क्लियर है बच्चे? अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो ये लाइन पढ़ना, वैसे मैंने बता चुका हूं मैं। ये अभी तो बना दिया था मैंने भाई, भाई सीजू इज नॉट इम्पेयर्ड बट एसेट इज इम्पेयर्ड। क्या मैं इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करूं? नहीं करूं। क्लियर है ना बच्चे? तो ये गुडविल का आपका ये था। और एकदम एज इट इज कॉर्पोरेट एसेट का होता है। कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है, हेड ऑफिस। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट एसेट क्या लिखा है, कैन बी एलोकेटेड या कैन नॉट बी एलोकेटेड। सेम वही जैसे गुडविल का था, वैसे कॉर्पोरेट एसेट कैन बी एलोकेटेड कैन नॉट बी एलोकेटेड। इफ इट कैन बी एलोकेटेड तो बॉटम अप, और अगर कैन नॉट तो बॉटम अप एंड टॉप। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, कॉर्पोरेट एसेट को तो पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, बस आपको एक आइडिया लगना चाहिए। क्लियर है? थियोरिटिकल है, मतलब ऐसा ना, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको याद होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस और वैसे ही होते हैं, तो वो चीज है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आई, वेरी गुड। ये पढ़ना है ऐसे ही, मतलब जस्ट जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, आप जब देखोगे भी। हाँ, पहले गुडविल उसके बाद बाकी एसेट ऑन प्रोराटा बेसिस। क्लियर है? और ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या क्या, वो तो भाई बजट और ये ऐसी है। रिवर्सल मैंने कराया था आपको कि वैल्यू गिर गई फिर बढ़ जाएगी तो, है ना? एक बार ही एग्जांपल देख भी लो एक बार, बता दिया था ना। बस उसी को साइंटिफिक तरीके से ही लिखा हुआ है। एग्जैक्टली।
बस मुझे एक चीज तुम्हें आज एक नई बात बतानी है और फिर थ्योरी रह जाएगी। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इंडिविजुअल, सेम यहाँ पे जो आप केसेस बने हुए हैं आप वो देखोगे, आप रिलेट हो जाएगा, सेम वही वाली बातें बनी हुई। कुछ नहीं करना आपको इसका, हल्का हल्का रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में करी थी, थर्ड वाली नहीं करी थी ना? थर्ड की मैं बना कर आया हूँ, ये वही है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे अभी, लेकिन मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ। और जैसे ही आपको कनेक्ट हो जाए, नहीं 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 नहीं। अभी तेरी मॉडल की बॉटल किधर रखी है? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा चलो सुरेश जी आप बताना, ठीक है। और सोच के बताना, मतलब एक बेसिक तुम्हारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी वो नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई चीज 100 रुपए की होती है, ठीक है, तो तुम्हें जनरली क्या पता है, अरे सर 100 रुपए का खरीदा है ना, तो पहले साल कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 5 साल लाइफ है, 20 20 20 20 20, ऐसे एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ऐसा ही होता है ना सर? मैंने ना फर्स्ट डे एसेट खरीदा, बहुत अच्छी बात है, और मैंने फर्स्ट डे रीवैल्यू भी कर लिया। हालांकि जनरली होता नहीं है, बट मैंने कर लिया कॉन्सेप्ट के लिए, क्या दिक्कत है? 120 थी मार्केट वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जर्नल एंट्री क्या डालूं फॉर दिस रीवैल्यूएशन? एसेट टू रिवैल्यू, एग्जैक्टली। सो दैट्स फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20। तो जब साल खत्म होगा, पहला साल, तो आप डेप्रिसिएशन कितना लोगे, एज्यूमिंग 5 इयर्स लाइफ है तो? 24 रुपए। 120 डिवाइडेड बाय 5, क्या एंट्री डलेगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए अगले साल? सेम। अगले साल सेम। अगले साल सेम। और अगले साल, यही है ना? पांचवी एंट्री गलत है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप सोचो आपने एसेट को खत्म कर दिया, बट आपकी बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन आज भी जिंदा है 20 रुपए से। एग्जैक्टली exactly. वो जो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ना, जो 20 हो रही है ना, उसको 20 ही होने दो, वैल्यू 24 गिरो, पर आप क्या करो बच्चे, रिवैल्यूएशन रिजर्व 4। लॉजिकल बात है भाई। कोई ना कोई ऐसा तो है नहीं कि, बिकॉज ओवर द पीरियड जो भी लाइफ बची हुई है, तो वो रिवैल्यूएशन भी तो खत्म कर देना चाहिए। एक बार में नहीं कर सकते। हर तो बेसिकली हर साल आपकी एंट्री क्या हो गई, वही 4 20 24, 4 20 24, 4 20 24 और 4 20 24। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये बात क्लियर है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन निकल सकता है पूरा। और मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है पूरा का पूरा, ताकि आपके लिए इनका जो आंसर है वो, कंक्लूजन सारी वही होती है, बट एक इजी ड्रिवन होगा। तो अब आप शुरू कर दीजिए इस क्वेश्चन, आंसर भी लिखा हुआ है उधर, बट एक प्रोसेस मैं रीड करा दूं एक बार। ठीक है, एक बार रीड करा देता हूं, ठीक है, आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा। जी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020। इसको 2020 मान लेता। कितने रुपए का एसेट खरीदा आपने? 7 करोड़, एंड हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। भाई एसेट है 7 करोड़ का, लाइफ कितनी है? तो क्या आप मुझे पर ईयर बता सकते हैं? 1 करोड़। और ये चीज कंफर्म हो जाती है, द मशीन इज डिस्ट्रॉय SLM एंड डज नॉट कैरी एनी रेजिडुअल। तो 7 करोड़ में से कुछ बचा के तो चलना नहीं है,
लाइफ 7 साल है, तो 1 करोड़ ही तो हुआ। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही दिखेगा, 7 करोड़ का एसेट है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, 4 साल तक स्टेबल दिखने वाला अभी। ऑन 1 अप्रैल 2024, तो आप पहले समझिए 1 4 20 है ना, तो 20 से क्या हुआ था, 21 22 23 24, 4 साल तो स्टेबल था, तो मैंने 4 करोड़ लेस करा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज रीअसेस्ड एट 5.1। वैसे तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, पर मार्केट वैल्यू, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ आ रहा है आपको? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, यानी कि 4 था, 5 और 6, कंडीशन इंडिकेटिंग इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन एग्जिस्टेड एंड अमाउंट रिकवरेबल ओनली 7। लो जी लो, 2 साल और के बाद रिकवरेबल अमाउंट कितना रह गया भाई? जो चीज की तुमने वैल्यू बढ़ाई थी इतनी, वो एकदम से वो कम हो गई। तो जस्ट जनरली अगर वैल्यू गिर जाएगी तो टू फिक्स्ड एसेट, और डेबिट क्या कर दूंगा, जो रिजर्व चल रहा होगा कुछ, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और बाकी पीएनएल। वो यही तो होता था। अगर उस एसेट की हिस्ट्री है कि उसका रिजर्व है, तो जितना रिजर्व पड़ा होगा कल को वही तो डूबेगा पहले। यही तो कहानी थी। आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट, शो हाउ द लॉस इज ट्रीटेड इन द बुक्स एंड हाउ द पॉलिसी ऑफ राइटिंग। ना, कुछ कहानी नहीं है। आप पहले ये बनाइए, आप पहले। अच्छा हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट रिवैल्यू कब करा था? 1 4 24 को। कितने का रिजर्व बन गया था उस दिन? तो क्या 2 साल बाद रिजर्व उतना ही होगा? नहीं, 2 साल से जब डेप्रिसिएशन हो रहा था तो रिजर्व भी गिर रहा होगा, क्योंकि तुमको हर बार एक्सपेक्टेड 1 1 करोड़ तो तुम गिराते थे। पर सोच के देखो, ये 5.10 करोड़ अब कितने साल में गिरना था? 3 साल में। सो दैट्स 1.7। सो 0.7 से रिजर्व खत्म पहले ही हो चुका है। और जब अब वैल्यू गिरी है तो रिजर्व बचा ही जरा सा है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको लिख के बनाओ ना थोड़ा, या मैं पूरा बोल दूं? लिख लो ना थोड़ा सा तो। अभी भी मार्केट वैल्यू पे ही है, 5.10 पे निकालना। तो ये कह सकता है, अनदर वे ऑफ सेइंग इज, तेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 रुपए से था। कितनी लाइफ बची हुई है एसेट की? तेरे को उसको खत्म करना है ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। आराम से बनाना, और मैंने फिर कुछ एंट्रीज भी लिखी हुई हैं इधर, जो तुम जब अटकोगे या कुछ होगा तो एक बार ये वाला एक बार देख लो, ये वाला पैटर्न कैसे करूं, मतलब ठीक है, दिख रहा है ना? हम्म। हाँ, इस वाले की फोटो ले लो।
क्या करूं, मैं बोलूं या कर रहे हो? कर रहे हो ना, कर रहे हो। दिखाओ एंट्री। हम्म। 31 मार्च 24 को जब तुमने रिवैल्यू करा, तो तुमने एंट्री डाली होगी फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, मतलब 70 लाख 1 करोड़ और 1.7 ये भी लिखा है। हाँ ये हो ठीक है, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का है, रिवैल्यूएशन 70 लाख ठीक है। पर एक आखिरी एंट्री भी होगी ना रिवर्सल की, कर दी तूने? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर दी, 91 लाख से कम भी तो करेगा। 170 से 79 हो गया था, कुछ हो गया ना। हाँ लास्ट डे वो जो, जब आपकी वैल्यू 79 की हो गई ना, और तेरी बुक वैल्यू कितनी चल रही है? 1.7। मैं एक बार स्टार्टिंग से एंट्री बोलता हूं। ये आपने करा रीवैल्यूएशन, पहले फिक्स्ड एसेट को बढ़ा दिया टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्लियर है? देन अब जब साल खत्म हुआ होगा, तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली होगी 31 मार्च 25 को। तो आपने क्या करा होगा, डेप्रिसिएशन वही 1 रुपए चलती रहेगी, और ये 2.1 की जो लाइफ है वो 3 साल है ना, तो 0.7 और फिक्स एसेट टोटल क्या हो गया, 1.7। और ये तो तुम्हें वैसे ही पता लग रहा था कि 5.1 डिवाइडेड बाय 3 इज 1.7, तो तुम्हें बाइफर्केशन समझ आना। देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सेम एंट्री, क्योंकि कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, 2 साल। टोटल साल कितने हो गए वैसे, 4 ऊपर हो गए, 2 ही हो गए, 6 साल हो गए। अब भाई अब मैंने रिवैल्यू करा, और अब जब मैंने रिवैल्यू करा, तो वैसे कितने रुपए का आ रहा था एसेट, 1.70, और कितने का हो गया, 0.79, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 79 लाख का। तो 91 लाख से एसेट गिर गया। लेकिन बात ये है जी, एसेट गिर गया बहुत अच्छी बात है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले हिट दिया जाएगा, पर रिवैल्यूएशन तो बचा ही 0.7 है, तो बाकी तो पीएनएल में ही जाएगा ना। भाई जितना बचेगा वही तो खत्म करूंगा। 3 साल खत्म हो गए साल, तीनों साल तो हो गए, मतलब 3 साल अच्छा, 1 साल बचा, अगले साल की वैल्यू तुम्हारी रहेगी सिर्फ वो 79 लाख, उसको राइट ऑफ कर दो। तो जिसमें 3 साल थे, फिर हम 2 साल बाद ही रिवैल्यू कर दो, तो उसमें लॉस आ रहा था कुछ, और इसका 1.7 बचा था, वो राइट ऑफ के बाकी। जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखते हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर बुक वैल्यू बढ़ रही है, कमी तो हो रही है, तो लिखने का तरीका होता है उसका। जो वैल्यू है, जब कुछ सैलवेज वैल्यू नहीं है तो खत्म कर दूंगा उसको मैं।
ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। ये चारों एंट्री आपने लिख ली होगी उम्मीद करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा, उसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है। भाई मेरा ना एक फिक्स्ड एसेट है, उसकी बुक वैल्यू है 70,000। सो इन माई बुक्स दैट एसेट इज 70,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज निल। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट एंट्री आई नीड टू पास? यानी कि मुझे नुकसान हो गया। मेरी बुक्स में 70,000 है, भाव मार्केट में गए जीरो, सो इट इज अ लॉस 70,000। तो मैं एंट्री क्या डालता हूँ? इम्पेयरमेंट लॉस टू फिक्स्ड एसेट 70,000। 70 क्लियर है बच्चे? पर मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि नील तो है ही। अगर मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करना है ना, तो मेरा 35,000 का खर्चा और लगेगा। लो जी लो। यानी कि कहीं ना कहीं इट्स एनआरवी इज नॉट जीरो, इट्स -30। मेरे को इस एसेट से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जेब से 35,000 और निकालने पड़ेंगे बच्चे। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। और वो इजी चीज क्या है? आप नॉर्मल अकाउंटिंग करो ना, टेंशन क्यों लेते हो? आप मुझे बताओ, आपका फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा? 70,000। और आप मुझे बताइए, आपको लॉस कितने का दिख रहा है? चलो पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस दिखा दो एक बार के लिए। 70, कि भाई जीरो तो हुआ हुआ। अब मेरे दिमाग में क्या है, क्या मैं इतने से छुटकारा पा जाऊंगा? मेरे को 35,000 और लगाने हैं, यानी कि मेरी लायबिलिटी बनेगी अभी किसी ना किसी को देने की। और बेटे उसको पीएनएल में ही दिखा दो ना बच्चे, 35,000। आपको क्या लग रहा है, कोई लाइबिलिटी होती है तो उसका काउंटर डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस ही तो होगा, पीएनएल में ही तो जाएगा। और क्या होगा? रीवैल्यू करा था, रीवैल्यू बोल ले, पीएनएल। इम्पेयरमेंट मैंने पूरा 70 खत्म कर दिया, तेरा अभी भी 35 का तेरा नुकसान चल रहा है, तू खर्चा ही तो दिखाएगा उसको। क्लियर है? मतलब ये एक थॉट प्रोसेस चाहिए आपको बस। क्या आप 7th क्वेश्चन अब पढ़ पाएंगे? हो गया? वही है ना, एसेट को खत्म कर दोगे और लाइबिलिटी एक बना दोगे और डेबिट कर दोगे उस खर्चे। ठीक है? ये वाला जो है ना बच्चे, ये ना एक सीजीयू का एनालिसिस है। 150 मैगजीन है, 70 परचेज है, 80 खुद बनाते हैं। तो ना एक थ्योरेटिकल है, इसका आप आंसर देखो तो बोलेगा कि हर मैगजीन सेपरेट आइटम लग रहा है, क्योंकि हर मैगजीन का टाइटल। बहुत अजीब बात है, आपको एकदम से कनेक्ट नहीं होगा वो, बट तुम जब ये रीड करोगे तो तुम्हें ना रीड धीरे करना है। तो उसमें क्या है कि हर मैगजीन का जो टाइटल होता है ना, वो अलग से बिकता है हर एक कस्टमर को। तो एंड में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये 70 अलग 80 अलग ऐसा नहीं है, सारे ही इंडिपेंडेंट है। तो इसमें कोई सीजीयू नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट एसेट है। ठीक है ना? ये आप सिर्फ उसको रीड करेंगे तो समझ आएगा। क्लियर है बच्चे? सर क्या खत्म हो गया है? क्या सुनना चाहते हो आप? हो गया है। हाँ, वेरी 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 गुड। अभी बोलूंगा बस। बस अभी थोड़ा सा रह गया, थ्योरी रह गई। भाई एसेट की वैल्यू गिरी है या नहीं गिरी, ये एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेस पर होता है।
मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं देखो मार्क करके लाया, सिर्फ तुमको पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आपने रीड करना है। तो ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज दिए हुए हैं, तो आप एक बार रीड करना कि मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर एक एसेट है और वो अभी के भी टूट जाए, वो एक्सटर्नल सोर्स हुआ इंटरनल हुआ? इंटरनल हुआ। ठीक है, तो एक बार हल्का फुल्का ट्राई करना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आजकल स्टॉक मार्केट बढ़ रही है कम हो रही है? शेयर मार्केट का क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस इंडिया के बोलूं या एक्सटर्नल फोर्सेस? एक्सटर्नल। आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, उससे आपके 5 साल के प्रॉफिट सीधा वाइप आउट हो जाए। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है, मतलब इट्स नॉट मूविंग, कुछ भी ग्रोथ आती है कुछ भी फिर दोबारा। एंड इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट ऑल्सो फिर। लेकिन मतलब ये है कि मतलब भाई एकदम सब चीजें ना दोबारा। सिल्वर तो मैं देखता ही नहीं, पहले मैं डेली देखता था। डेली देखता था, घर में ऐसे दिखाता था, देखा। अब कहते अब नहीं दिखाता था। कितना हुआ देखो अभी। नहीं मत देखो सर, और कम हो गया क्या? 285 है ना? नहीं जहाँ पे 100 एग्जाम्पल दिया था, वो तो मैं बोला नहीं, पार्टनरशिप मेरे साथ ही कर रहे हैं वो। हाँ। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव वो सेट ऑफ होता। अरे 3 लाख तो हो गया यार अब। ठीक है ना? अच्छा ये पढ़ो तो सही। सुरेश जी पहला पॉइंट समझाओ यार, समझ नहीं आ रहा बच्चों को, आप समझा पाओगे यार? तो पढ़ लो। During the period an asset market value has declined significantly more than would be expected as a result of the passage of time or normally. एक पीरियड में ना एक एसेट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही गिर गई, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करा। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट पॉइंट। तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यहाँ पे। हाँ ठीक है, बताओ बताओ। ये सारे फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आ गए ना, जिस वजह से एसेट की वैल्यू। अब एक बात बताओ, एक अगला क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट। एक बात बताओ, तुम वैल्यू इन यूज निकालते हो तो डिस्काउंट रेट होता है ना। अगर 10% है तो कैश इनफ्लोस कुछ आएंगे, और मैं सब 15 कर दूंगा तो और गिर नहीं जाएगा। तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ गया तो मेरे एसेट की वैल्यू गिर जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट गिर जाएगा। समझ रहे हो? और इसका कुछ नहीं करना। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमें कोई लेना देना नहीं इसका। इंटरनल बताइए एक बार, अगम जी एक बार बताना इंटरनल। हाँ जैसे ही पूछा, आपने पूरा इंग्लिश में रीड तो करा था आपने। हाँ फिजिकल डैमेज हो गई, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बोल दो या जो भी बोल लो, वैसे अर्थक्वेक बोलोगे, एक्सटर्नल इंटरनल बोलोगे तो प्रोफेशनल जजमेंट हो गई भाई। आग लग गई मान लो, तो वो तो इंटरनल फैक्टर ही बोलूंगा ना बच्चे। अच्छा तो इसको ना ऐसे हल्का हल्का तुमने पढ़ना है, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात ये कौन से ज्यादा रिलायबल होते होंगे, ये मेरे को मार्क कराना था। इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स? भाई तुम्हारे एसेट की वैल्यू गिर रही है, विच वन इज मोर रिलायबल, इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ठीक है, वैसे तुमने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, एविडेंस के एंगल से आंसर दिया होगा इसने, है ना? तो उसी तरीके से एक्सटर्नल का सोर्सेज ज्यादा रिलायबल होता है। क्या आपको लग रहा है कि एएस खत्म हो गया है? आपको सही लग रहा है बेटे, AS 28 आपका सारा का सारा ओवर। वेरी वेरी वेरी। और इसी के साथ
यार एक लाइन तो बोलने देते यार मुझे यार। अच्छा ओ, अच्छा समझ गया मैं। और आपका अकाउंट्स का सिलेबस सारा का सारा ओवर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे डाउट आया था पर अब हिम्मत नहीं है।